हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि ITR 2 की फाइलिंग ऑनलाइन कैसे की जाती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना AIS स्टेटमेंट और 26AS स्टेटमेंट डाउनलोड करके रख लें। इन दो स्टेटमेंट के बेस पर ही ITR फाइल की जाती है। अभी आप एजुकेशनल पर्पस से ITR फाइलिंग देख सकते हैं और आप चाहें तो ड्राफ्ट मोड में अपनी ITR को सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी ITR को फाइल मत करिएगा क्योंकि ये जो AIS स्टेटमेंट है ये जून में जाकर अपडेट होता है। यहाँ पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, कहीं से आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो वो TDS, ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं और ये सब कुछ आपका मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक तक ही अपडेट होता है। अगर आप अभी ITR फाइलिंग करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। फिर आपको दोबारा अपनी ITR रिवाइज करनी पड़ेगी, इसलिए अभी आप ड्राफ्ट मोड में सेव कर सकते हैं। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ITR 2 कौन लोग फाइल करते हैं। तो ITR 1 तो सिंपल फॉर्म है जिसे वो लोग फाइल करते हैं जिनकी की सैलरी से इनकम है या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर इंटरेस्ट से इनकम आती है। लेकिन ITR 2 तब फाइल की जाती है जबकि आपकी सैलरी से तो इनकम आ ही रही है, साथ ही साथ आपकी कुछ अदर इनकम्स भी हैं। कौन सी इनकम्स हो सकती हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम आ रही है 5,000 रुपये से ज़्यादा, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ पर आपको कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आपने लैंड या प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है और आपको कैपिटल गेन दिखाना है, या फिर किसी भी अदर असेट से आपको कैपिटल गेन दिखाना है तो ITR 2 को फाइल किया जाता है। आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं और दोनों से रेंटल इनकम आ रही है तब भी ITR 2 फाइल किया जाता है। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स में होल्ड किया हुआ है या आपके पास डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी की तब भी ITR 2, अगर आप NRI हैं तब भी ITR 2, अगर आपको लास्ट ईयर शेयर मार्केट में लॉसेस हुए थे और आपने कैरी फॉरवर्ड किए थे तो उनको इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए ITR 2 ही फाइल करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल इनकम अर्न हो रही है जैसे कि लॉटरी से इनकम आ रही है या फिर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम दिखानी है तब भी ITR 2 को फाइल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलिंग। सबसे पहले तो हम अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। ऊपर ब्लू टैब में हमें यहाँ पर AIS मिलता है, इसे ओपन कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमारी सैलरी है, डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, सेल परचेज है म्यूचुअल फंड की, या फिर अगर आपके केस में शेयर्स है तो यहाँ पर सेल दिखेगा शेयर्स का। इसके बाद हमें 26AS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। उसके लिए ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाएंगे और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ टिक लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 HTML डाउनलोड। 26AS स्टेटमेंट में हमें वो सारी एंट्रीज दिखती हैं जहाँ पर कि हमारा TDS रिडक्ट हुआ है। अब 26AS को चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पर काफ़ी सारी एंट्रीज दिखती थी, आपका एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, FD का इंटरेस्ट, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपको 26AS में नहीं दिखती हैं। यहाँ पर सिर्फ TDS या TCS की एंट्रीज ही मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो भी एंट्री आपको दिख रही है उसे ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि अभी आपका TDS कौन से मंथ तक अपडेट हुआ है। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है अप्रैल 2023 से और एंड होता है मार्च 2024 को। तो मार्च 2024 तक की सारी एंट्रीज TDS की यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मतलब कि आपका AIS स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं है तो आपको वेट करना है मई तक या जून तक और तभी आप ITR फाइलिंग सबमिट करेंगे। चलिए डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। फाइलिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आपको यहाँ डायरेक्ट फाइल नाउ का टैब भी मिलता है और दूसरा आप ई फाइल से जा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम चलते हैं फाइल नाउ। असेसमेंट ईयर ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म में ITR 2 for individuals and HUF not having income from profit and gains of business or profession। अगर आपके AIS में बिजनेस या प्रोफेशन भी दिख रहा है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन से आपका कोई TDS डिडक्ट होता है या फिर आप कोई इनकम दिखाना चाहते हैं बिजनेस या प्रोफेशन की, तो आप ITR 2 फाइल नहीं करेंगे। फिर आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं या ITR 4
अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइलिंग करना चाहते हैं। प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, आप फाइलिंग क्यों करना चाहते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, या फिर यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई आपके केस में एप्लीकेबल हो रहा है इसलिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं, या फिर अदर्स का केस है। अदर्स में हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या आप सिर्फ TDS का रिफंड लेना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, हमारी टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें शेड्यूल्स सेलेक्ट करने हैं कि हमें कौन कौन से शेड्यूल्स यहाँ पर फिल करने हैं। सबसे पहले है इनकम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनकम के लिए जितने भी शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। हमको जो भी शेड्यूल चाहिए है उस पर हम टिक लगा लेंगे। जैसे कि सैलरी तो यहाँ पर ऑटो सेलेक्टेड है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम दिखानी है यहाँ पर टिक लगा लेंगे। अगर कैपिटल गेन दिखाना है आपको शेयर मार्केट का या प्रॉपर्टी का, यहाँ पर टिक लगा लेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप यहाँ पर भी टिक लगा लेंगे। इसके बाद है शेड्यूल VDA, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस या फिर VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस दिखाए जाते हैं। आपके केस में है तो आप यहाँ पर भी टिक लगा लेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। क्लबिंग दिखाना चाहते हैं तो स्पेशल पर्सन इनकम शेड्यूल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिडक्शंस, कौन कौन से डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं। इसके बाद है टैक्स का शेड्यूल, अगर कहीं से TDS डिडक्ट होता है तो यहाँ शेड्यूल ऑफ TDS मिलेगा, यहाँ पे टिक लगा लेंगे। TCS मिलता है तो यहाँ टिक लगा हुआ है। शेड्यूल ऑफ टैक्स पेमेंट्स यानी कि एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट के लिए भी टिक यहाँ पे ऑलरेडी है। अब हम कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर जो एक अमेंडमेंट हुआ है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं या आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। ये जो फॉर्म है ये आपका डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम पर ही है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करना होगा। यहाँ लिखा है इफ़ यू वांट योर टैक्स लायबिलिटी टू बी कंप्यूटेड एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट येस। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो येस पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको न्यू रिजीम में ही जाना है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्टेड रहने देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो हम न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करते हैं, नो रहने देंगे और कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आते हैं सैलरी एग्जेम्पशंस, जो कि आपको अपने फॉर्म 16 से मिलेंगे। अब क्योंकि ये न्यू टैक्स रिजीम है तो यहाँ पर आपको HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। कौन कौन से मिल रहे हैं, सेक्शन 1014 के एग्जेम्पशन ले सकते हैं, सेक्शन 1014(2) के एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और एनी अदर में यहाँ पे क्या दिया है, एनी अदर में रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए हुए हैं उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बाकी कोई भी एग्जेम्पशन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउड नहीं है। अब डिडक्शंस आ जाता है। डिडक्शंस में यहाँ पर चैप्टर 6A नहीं मिलेगा, 80D नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शंस यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है, वो है सेक्शन 80CCD2 यानी कि NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय योर एम्प्लॉयर। उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं और ये अमाउंट आपको अपने फॉर्म 16 से मिल जाएगा। अब सबसे पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशंस। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है। हमें जाना होगा फाइलिंग स्टेटस पर। यहाँ पर सेक्शन 139(1) ऑटो सेलेक्टेड है। इसके बाद फिर से यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहना चाहते हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, इंडियन है या NRI है, रेसिडेंट, और यहाँ पर आप पिछले साल में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं। इसके बाद डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, क्या आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास है तो येस करेंगे, इसे सेव कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर आपके इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी होगी। अगर कोई भी बैंक यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ऐड अनदर करके बैंक को ऐड कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक बैंक वैलिडेटेड होना चाहिए जिसमें कि आप रिफंड लेना चाहते हैं, और कंफर्म कर देंगे। इसी तरह से हमें इन सारे शेड्यूल्स को कंफर्म करते जाना है। इसके बाद है सैलरी का शेड्यूल। यहाँ पर हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑटो रिफ्लेक्ट होगी आपके फॉर्म 26AS से। एड्रेस अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है आप अपने आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, स्टेट पिन कोड दे सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेलेक्ट करना होगा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है या स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपसे सैलरी की डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आप अपने फॉर्म 16 से दे सकते हैं। नेचर ऑफ सैलरी में यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है बेसिक, DA, कन्वेंस, अलाउंस, जो आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगी।
इसके बाद है नेचर ऑफ परक्विजिट्स, ये भी आपको फॉर्म 16 से मिलेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये भी फॉर्म 16 से मिल जाएगी। ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ये आप फॉर्म 16 से टैली कर सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी यहाँ पे एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसे सेव कर देंगे। सेव करते ही टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10, ये आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा यहाँ पर, और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट आ जाएगा, कंफर्म कर देंगे। न्यू टैक्स रिजीम में हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी से, बाकी कोई भी डिडक्शंस नहीं अलाउड है। और अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो चैप्टर 6A में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगा, एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसके बाद कैपिटल गेन का शेड्यूल आता है जो कि मेन है ITR 2 के लिए। अगर आपको लैंड या बिल्डिंग की कैपिटल गेन दिखानी है तो आप फर्स्ट पॉइंट पे टिक लगाएंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप सेकेंड पॉइंट पे क्लिक लगाएंगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है तो आप थर्ड पॉइंट पर टिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब इसमें फाइलिंग कैसे करनी है आपको, सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ओपन करेंगे, ऐड डिटेल्स। अब आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वहाँ से आपको शेयर्स का स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे डीमैट अकाउंट के अंदर, लेकिन जो आपके लिए रेलेवेंट है वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर टैक्स रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस शीट में पूरा कैलकुलेशन होता है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। इसके साथ ही इसमें सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू भी दी होती है हर शेयर की, आपको सबका टोटल लगा लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देना होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले हम ये शॉर्ट टर्म के लिए शेड्यूल फिल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि टोटल सेल वैल्यू कितनी है। तो अपनी शीट से आप पूरी सेल वैल्यू का टोटल लगा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे लिखनी है, पूरी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज ले लेंगे। एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र, अगर आपकी शीट में कोई एक्सपेंडिचर्स दिख रहे हैं जैसे कि ब्रोकरेज है तो वो आप ले सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकते हैं और शेड्यूल को ऐड कर देंगे। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐड डिटेल्स, व्यू शेड्यूल, ऐड डिटेल्स। अब यहाँ पर शेयर और यूनिट्स एक्वायर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछेगा कि आपके जिन शेयर्स पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो आपने कब परचेज किए थे, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर शेयर वाइज डिटेल्स देनी होगी। लेकिन अगर आप सेकेंड वाला टिक करेंगे, आफ्टर 31 जनवरी 2018 आपने सारे शेयर्स खरीदे हैं, तो इस केस में आपको शेयर वाइज डिटेल नहीं देनी है, टोटल आपको वैल्यू ले लेनी होगी। अब यहाँ पर क्या क्या देना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि टोटल सेल वैल्यू जिन पर भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज वैल्यू, और एक्सपेंडिचर होली इन कनेक्शन विद ट्रांस यानी कि ब्रोकरेज या फिर अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद ऐड कर देंगे तो शेड्यूल ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से कैपिटल गेन के शेड्यूल पर जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, अगर वो काम हमने नहीं किया तो लास्ट में जब हम अपलोड करेंगे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी और हमारी ITR सबमिट नहीं हो पाएगी। तो हमें आना है सबसे नीचे यहाँ F पॉइंट पर, यहाँ पर ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने कैपिटल गेन का क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना है। अगर आप क्वार्टर वाइज नहीं देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले कॉलम में पूरा अमाउंट दे सकते हैं, या फिर आप लास्ट वाले कॉलम में भी पूरा अमाउंट दे सकते हैं, बाकी में 0-0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%, जो भी फिगर आपने ऊपर दिखाई है उसका इन चारों क्वार्टर में ब्रेकअप देना है। और इसके बाद इसी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पर भी ब्रेकअप देना है जो भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऊपर दिखाया हुआ है। ब्रेकअप देने के बाद इसे नीचे कंफर्म कर देंगे। कैपिटल गेन का शेड्यूल कंफर्म हो गया। शेड्यूल 112A जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है वो भी कंफर्म्ड हो गया। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, आपकी इंटरेस्ट से इनकम है, डिविडेंड से इनकम है, कोई स्पेशल इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस शेड्यूल को भी फिल करेंगे। अमाउंट्स सारे आपको अपने AIS से मिल जाते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स आते हैं वो है शेड्यूल साइला, बाफला और CFL। ये कैपिटल गेन के ही शेड्यूल्स हैं, इन्हें आपको बस ओपन करना है और कंफर्म करना है। यहाँ पर सारी कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होती हैं।
आपके कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगेगा, कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं तो वो यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएंगे, और अगर इस साल के आपके कोई लॉसेस हैं तो वो आगे के साल में अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, आप बस शेड्यूल को ओपन करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद आता है शेड्यूल स्पेशल इनकम। इसके बाद है शेड्यूल 6A। इसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं। सिर्फ NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अगर वो मिलता है तो डिडक्शन ले सकते हैं, नहीं तो इसे बस कंफर्म कर देना है, कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर आपको पूरा कंप्यूटेशन मिलेगा, कितना टैक्स लग गया है, कितनी इनकम बनी आपकी, टैक्सेस पेड का शेड्यूल है जहाँ पर कि TDS ऑटो रिफ्लेक्ट होता है आपके फॉर्म 26AS से, और लास्ट शेड्यूल है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, जहाँ पर कि कंप्यूटेशन होगी टैक्स की आपकी टोटल इनकम पर। इन सारे शेड्यूल्स में हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ कंफर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं 26AS से। और जो ये टैक्स कैलकुलेशन है ये भी यहाँ पर अपने आप होती है, तो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है। बस हम एक बार चेक ज़रूर कर सकते हैं कि हमने जो भी इनकम यहाँ पे दिखाई है वो कंप्लीट है, कोई इनकम रह तो नहीं गई है। फॉर्म AIS को भी आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है या फिर गलत रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके शेयर मार्केट पर जो भी कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स बन रहा है तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा, जो कि आप चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपकी जो चालान की रिसिप्ट डाउनलोड होगी उसे आप इस वाले टैब पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशंस एंटर करेंगे, उसके बाद ही अपने ITR को सबमिट करेंगे। सारे शेड्यूल्स कंफर्म हो जाने के बाद हमारा ये टैब हाईलाइट हो जाएगा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको प्रीव्यू मिलेगा, प्रीव्यू को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रीव्यू को अच्छी तरह से चेक कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट एंटर की हैं, उसके बाद आप अपने ITR को सबमिट कर सकते हैं। ITR सबमिट करने के बाद आपको उसका ई-वेरिफिकेशन करना है। ई-वेरिफिकेशन आप आधार OTP से कर सकते हैं। अगर आधार OTP काम नहीं कर रही है तो आप बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। और अगर ये सारे ऑप्शंस भी काम नहीं कर रहे हैं तो आप ITR-V का प्रिंट आउट निकाल के उसे साइन करके बेंगलोर हेड ऑफिस भी सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं, कोरियर सर्विस अलाउड नहीं है। ई-वेरिफिकेशन करने के लिए 30 डेज़ का टाइम है। 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ITR को ई-वेरीफाई कर लेना है, नहीं तो आपका ये ITR इनवैलिड हो जाएगा और आपको दोबारा से ये सारे स्टेप्स फॉलो करके फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 31 जुलाई तक का ही समय है। 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप 31 जुलाई के बाद फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन तब आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। सो आई होप कि हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ कवर किया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। AIS में अमाउंट्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, हमारा TDS अपडेट हो जाएगा। फर्दर एक ITR फाइलिंग का वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप अमाउंट्स के साथ हम पूरा ITR फाइल करके दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।